केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को दिखाई हरी झंडी। आज हरियाणा में भी पार्टी के 3 जिला कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर पंचकूला में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। कैबिनेट मंत्री ने प्लैटिनम डेबिट कार्ड का शुभारंभ के साथ 2 जिलों को ई पैक्स के साथ जोड़ा। और संपत्ति से अधिक मामले में पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली कोर्ट में किया गया पेश। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने मजीठिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत के लिए नियुक्ति पत्र वितरण और पंजीकरण वैन का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि दुनिया के डिक्लाइन से डबल से भी ज्यादा हमारा डिक्लाइन है। ये इस तरीके की स्थिति आकर से खड़ी हुई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस शताब्दी के अंत तक आप एक ही दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जानते थे और जो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे वह 2020 साल पुराने थे। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में आज देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल चुके हैं। होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आज देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए। 20 हमारे यहां आपने लोटा उल्टा रखा हुआ था, लेकिन देश में लोटा सीधा रखा था, इसलिए 387 मेडिकल कॉलेजेस जहां थे वहां आज 780 मेडिकल कॉलेज खुल गए। 700 जहां 51,000 अंडर ग्रेजुएट की सीटें थी आज 1,18,000 सीटें हैं। और फिर मौके का फायदा उठाइए, अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हमें 75,000 सीटें और बढ़ानी है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय से हरियाणा के 3 जिलों सिरसा, झज्जर और कुरुक्षेत्र जिले के कार्यालयों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद रहेंगे। इन तीनों जिलों के कार्यालयों पर दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम होंगे। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जनेरियो पहुंच गए हैं। वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन, चुनौतियां व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जनेरियो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने पीएम मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों से की। कई लोगों ने पीएम मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर अपनी खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। होटल परिसर में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रवासी भारतीय कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना भी की।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर कल पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हरको बैंक के प्लेटिनम डेबिट कार्ड का शुभारंभ भी किया, जिसे एयरपोर्ट लॉन्ज में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस अवसर पर 2 जिलों को ई-पैक्स के साथ जोड़ा गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश में सहकार से समृद्धि का सपना पूरा होगा। पैक्स की भूमिका में बड़ा बदलाव आने वाला है। जल्द ही नई सहकारिता नीति भी आएगी और पैक्स का विस्तार होगा। सभी राज्य इस नीति में अपने हिसाब से जरूरी बदलाव भी कर सकेंगे। उन्होंने पैक्स के जल्द से जल्द कंप्यूटराइजेशन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पैक्स भविष्य में छोटे गोदाम भी चलाएंगे जो पीडीएस प्रणाली की आपूर्ति करेंगे। टैक्स पर पहले लिमिटेड था सिस्टम का टैक्स पर औषधियाँ खाद का वितरण होना, फाइनेंशियल जो है जो रोटेशन रहती थी और भी कई चीजें, बीज का वितरण करना। अब जो है टैक्स में सीएससी सेंटर खोल सकेंगे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकेंगे, पेट्रोल पंप्स गैस स्टेशन खोल सकेंगे। और एक और नई उपलब्धि है, आप गाँव में भी आप छोटे वेयर हाउसेज बना सकेंगे टैक्स के माध्यम से। उनको फाइनेंशियल मदद मिलेगी सरकार की तरफ से, हमारे बैंकों की तरफ से। तो ये सारे का सारा वहीं के वहीं पीडीएस जो डिस्ट्रीब्यूशन से। उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती करने वाले किसानों को वापस लाने की जरूरत है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि गन्ने की कटाई के लिए हरको पैक्स के माध्यम से किसानों को लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। डेयरी फेडरेशन वीटा बूथों के आवंटन में पैक्स के माध्यम से भी युवाओं को अवसर देगी। संपत्ति के अधिक मामले में विजिलेंस रिमांड पर चल रहे शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया का 4 दिनों का रिमांड खत्म होने के बाद आज विजिलेंस ने उन्हें तीसरी बार मोहाली की अदालत में पेश किया। आज रविवार की छुट्टी होने के कारण ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ओर से मामले की सुनवाई की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजीठिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जिला पुलिस की ओर से मजीठिया की इस पेशी को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। उल्लेखनीय है कि विजिलेंस ब्यूरो की ओर से मजीठिया को 25 जून को उनके अमृतसर स्थित आवास से गिरफ्तार करके मोहाली लाया गया था। 26 जून को उन्हें अदालत में पेश करके उनका 7 दिनों का विजिलेंस रिमांड लिया गया था। मजीठिया को 2 जुलाई को अदालत में पेश करके 4 दिनों के रिमांड पर लाया गया था। जांच एजेंसी की ओर से अकाली दल को गोरखपुर की सराया इंडस्ट्री में लेकर जाने और शिमला के मशोबरा में 402 हेक्टेयर जमीन की मलकियत संबंधी जांच करने, दिल्ली में सैनिक फॉर्म नाम से खरीद को लेकर पूछताछ करने और मजीठिया की पत्नी की जालंधर में स्थित कॉलोनी में 25% हिस्सेदारी में खर्च की गई राशि की जांच करने के लिए उन्हें रिमांड में लिया गया था। तख्त श्री पटना साहिब के 5 सिंह साहिबानों ने आपात बैठक के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही तख्त श्री पटना साहिब कमेटी को श्री अकाल तख्त साहिब में बिल्कुल भी पेश नहीं होने की सख्त हिदायत दी है। आदेश में कहा गया है कि तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के समूह ओहेदार और साहिबानों को सख्त हिदायत दी जाती है कि कोई भी श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष नहीं जाएगा और ना ही पेश होगा। अगर कोई श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होगा तो वह तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब की ओर से पक्का तनख्वाहिया माना जाएगा। उस पर पंथक नियमानुसार सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 5 सिंह साहिबान की एक महत्वपूर्ण बैठक अकाल तख्त साहिब अमृतसर में हुई थी। 5 सिंह साहिबान की ओर से तख्त श्री पटना साहिब के 5 प्यारों की ओर से 21 मई और 5 जुलाई को जारी किए गए फैसलों को श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता का घोर उल्लंघन माना गया था। 5 सिंह साहिबानों ने इन फैसलों की निंदा करते हुए इन्हें पूर्ण रूप से नामंजूर कर दिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल अमृतसर में 350 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पवित्र नगरी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर के निवासियों को यह करोड़ों रुपए की परियोजनाएं समर्पित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नई सड़कों के निर्माण पर 56 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने पर 287 करोड़ रुपए और 6 नई लाइब्रेरी बनाने पर 3.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 6 नई लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की गई है। इनका निर्माण नगर निगम द्वारा करवाया गया है। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी कंप्यूटर, इंटरनेट, उच्च गुणवत्ता वाला साहित्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री से सुसज्जित है। भगवंत
बलवंत सिंह मान ने आशा व्यक्त की है कि ये लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने आई नई दिशा में एक आशा की किरण बनेगी, क्योंकि अब विद्यार्थी इन पुस्तकों के माध्यम से विश्व स्तरीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत भी की। सर इंग्लिश ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ गवर्नमेंट एग्जाम स्टेट एग्जाम ਸਟੇਟ हाँ जी ਤੁਸੀਂ हाँ जी सर PCS की प्रिपरेशन कर रही ਪੀਸੀਐਸ ਵਾਸਤੇ हाँ जी ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲੇ 8 hours 8 8 to hours. 10 hours हाँ जी and thank you sir for this initiative ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत बेनिफिशियल है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स ਲਈ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बहुत बेटर है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की मतलब बहुत ਵਧੀਆ है। भारत के गोल्डन बॉय और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बीते शनिवार को अपने नाम पर आयोजित होने वाली पहली नीरज चोपड़ा क्लासिकल टूर्नामेंट का शानदार आगाज करते हुए खिताब जीत लिया। बेंगलुरु में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में नीरज ने 86.18 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा मान्यता प्राप्त गोल्ड लेवल टूर्नामेंट थी, जो भारत में पहली बार ज्वेलिन थ्रो पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन रहा। इसमें कुल 12 एथलीटों ने हिस्सा लिया। केन्या के जूलियस येगो ने 84.51 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका के रूपेश पथिरगे ने 84.34 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल रहा, लेकिन उन्होंने तीसरे प्रयास में 86.18 मीटर का थ्रो फेंक के सभी को पीछे छोड़ दिया। खिताब जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, बेंगलुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हवा का रुख हमारे लिए विपरीत था, जिससे थ्रो की दूरी प्रभावित हुई, लेकिन अनुभव बहुत ही अलग था, क्योंकि इस बार मुझे केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं बल्कि कई अन्य आयोजन जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ी। हम इस टूर्नामेंट में भविष्य में और स्पर्धाएं जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा परिवार भी आज यहां पर मौजूद था। और भी बहुत कुछ चल रहा दिमाग में, पर फिर भी जिस तरीके से हेडविंड थी तो मैं काफी खुश हूँ परफॉर्मेंस से। और अच्छी थ्रो आ सकती थी, लेकिन आज हमारे साथ कंडीशन नहीं थी, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत अच्छा रहा, टफ था। 284 मीटर, एक 86 और बाकी भी काफी सारे 80 प्लस के थ्रो थे, तो कंपटीशन बहुत अच्छा था। पिछले बार गोल्ड जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो अपना टाइटल है उसके लिए डिफेंड करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। पंजाब के बेरोजगार खिलाड़ियों ने रविवार को संगरूर में बड़ा रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। खिलाड़ियों की प्रमुख मांग है कि सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 10% किया जाए। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस में पिछले 9 वर्षों में खेल कोटे के तहत कोई नई भर्ती नहीं की गई है, जिससे कई योग्य खिलाड़ी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई खिलाड़ियों ने लिखित परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें खेल उपलब्धियों के बावजूद प्राथमिकता नहीं दी जा रही। खिलाड़ियों की यह भी मांग है कि सभी खेलों को सरकारी भर्तियों में समान प्राथमिकता दी जाए तथा हर वर्ष खेल कोटे के अंतर्गत खाली स्थानों की सूची प्रकाशित की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि भर्तियों में खेल प्रदर्शन और दान के आधार पर भी चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी चाहिए। खिलाड़ियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो वे अपना संघर्ष तेज करेंगे और साथ ही एक विस्तृत मांग पत्र भी सरकार को भेजा जाएगा। युद्ध नशे के खिलाफ अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने 125वें दिन 101 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कानून व्यवस्था से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए तस्करों से 2 किलो 300 ग्राम हेरोइन, 520 ग्राम अफीम और 8,270 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। उन्होंने बताया कि बीते दिन राज्य भर में पुलिस टीमों द्वारा 392 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 417 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिसके आधार पर 79 एफआईआर दर्ज की गई। पूरे 125 दिनों में अब तक कुल 20,410 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। पंजाब में भी कई इलाकों में बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन इससे लोगों को कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी से राहत उन्हें जरूर मिली है। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तरन तारण, कपूरथला, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट शामिल है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं हरियाणा में भी पहली बार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला और यमुनानगर में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के जिलों मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के चलते सतर्क रहने की और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।